हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी और उसकी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। आज 5 चैप्टर पढ़ते हैं और इसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में इस चैप्टर के में दिया हुआ है और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं हो जाएगा जल्दी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हमारे साथ आप भी पढ़ते रहिए, हमारे साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए? आप लोग भी स्कूल में रहे होंगे तो जंगल में पिकनिक मनाने गए होंगे, पार्क गए होंगे। फिर गांव में रहते होंगे तो आम, अमरूद और नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप मानव रोपित वनस्पति में कैसे, मतलब प्राकृतिक और मानव जो जो उगा रहे हैं वनस्पति, उनमें कैसे अंतर करते हैं। जो पौधे जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वहीं पेड़ आपके बगीचे में मानव के देख रेख में उगाया जाता है। आप दोनों में अंतर कर सकते हैं देखकर। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से जो लंबे समय तक, मतलब प्राकृतिक वनस्पति वो हुआ जो मानवीय हस्तक्षेप उसमें नहीं हुआ है, जो लंबे समय से वो अपने आप में उसकी मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बाहरी हस्तक्षेप से के बिना वो उगता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थिति में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। वे अनुरूप अपने को ढाल लेती है, जलवायु के अनुसार और खुद अपने विकसित होती है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे हिमालय पर्वत में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। वहीं पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी, वहीं पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। वहीं डेल्टा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन और मैंग्रोव वन तथा राजस्थान मरुस्थल में और अर्ध मरुस्थल में झाड़ियाँ, मतलब कांटे वाले पेड़ पौधे पाएंगे। मतलब वनस्पतियों में भी विभिन्नताएं हैं। कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती है राजस्थान में। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण ही भारतीय वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं वनस्पति में? तो मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता के कारण ही वनस्पतियों में भी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रकार एवं जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटा जाता है। वनों के प्रकार के बारे में देखते हैं। वनों के प्रकार देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। और दूसरा होता है पर्णपाती वन, डेसिड्यूवस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूवस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और 4 पर्वतीय वन। 5वां बेलांचलीय वनोप वन। 5 प्रकार का वन हुआ। फिर वन उस एक एक करके सबका देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, जहाँ पर वर्षा होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे ही तो वर्षा होती है, हम लोग कल ही पढ़े हुए थे। और उत्तर पूर्व पहाड़ियों में ही पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ ये सदाबहार वन पाई जाती है। और इसके लिए तापमान, औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, वहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होते हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ वाले होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई जो होती है 60 मीटर या उससे भी अधिक हो जाती है, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग है। इसे मतलब ये जो पेड़ होता है इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ होता है, जो इसमें प्रकाश उतना नहीं जाता है और इनके अलग अलग समय पर इन पेड़ों में फूल फल लगते हैं, तो इसलिए ये सालों भर हरे भरे दिखाई देते हैं। और इनमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष जो है रोजउंड, महोगनी, एनी, एबीनी है। जो सदाबहार वन के जो मुख्य वृक्ष है रोजउंड, एनी, अबोनी, महोगनी है। ये दिया हुआ है। भारतीय वनस्पति का बेलांचलीय अनुपवन जो है तट के समानांतर डार्क ब्लैक में है। फिर पर्वतीय वन बूंदा बूंदी ऊपर दिया हुआ है। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ग्रे कलर में दिया हुआ है।
और उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन ये तट पश्चिमी तट के में दिया हुआ है, उत्तर पूर्व में दिया हुआ है। अर्ध सदाबहार वन देख लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व भारत और अंडमान द्वीपों में पाई जाती है। फिर अर्ध सदाबहार वन देखते हैं। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाला भाग में ये अर्ध सदाबहार वन उगते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रण होते हैं। जो अर्ध सदाबहार होते हैं वो सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रण होते हैं, मिश्रित रूप होते हैं। इनकी मुख्य वृक्ष जो है साइडर, होलक और कैल है। साइडर, होलक और कैल है अर्ध सदाबहार वन के वृक्ष। अंग्रेज भारत में वनों को मतलब उपयोगिता जानते थे, उनको आर्थिक महत्व उनको जान पता था, तो इसीलिए उन्होंने दोहन करना, एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट किया उन्होंने, और इनकी संरचना बदलती चल गई। इसीलिए गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए गए। जहाँ पर पहले ओक का पेड़ लगाया जाता था वहाँ चीड़ का पेड़ लगाया गया, जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे, जो रेल की पटरी लगाने के लिए आवश्यक थे। इसीलिए ओक को हटाकर चीड़ का पेड़ लगाया गया। चाय, कॉफ़ी और रबर के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ़ किया गया। वनों को साफ़ करके चाय, कॉफ़ी और रबर का बागान लगाया गया। जिससे अंग्रेज़ों को इमारत मतलब ये वनों को साफ़ किया गया और लकड़ी उष्मारोधक होती है। अंग्रेज़ों ने इसका उपयोग इमारत बनाने में किया। लकड़ी का उपयोग को इमारत बनाने में वन को साफ़ कर दिया, लकड़ी को, फिर उस लकड़ी से अपने घर बनाए। और इस तरह संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक दोहन उन्होंने व्यापारिक इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब ये तो सदाबहार वन के बारे में फर्स्ट देखिए। अब दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखते हैं। भारतवर्ष में ये मतलब जो इंडिया में जो ज़्यादातर वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती हैं। तो भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। मतलब सदाबहार वन का तो 200 सेंटीमीटर देखे थे, अर्ध सदाबहार वन का उससे कम था, और पर्णपाती वन का जो वर्षा है 270 से 200 सेंटीमीटर होती है। इसे मौसमी वन भी कहते हैं और ये अधिकतर भागों में पाई जाती है। और इन वनों में आर्द्र और शुष्क मतलब पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटते हैं, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होगी वहाँ पर पाई जाती है। ये वन जो है उत्तर पूर्व राज्य और हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व राज्य, हिमालय के गिरिपाद, ओडिशा में इसकी मिलती है। और इसके जो वृक्ष है सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन। इसकी उपयोगिता भी ज़्यादा है। ये वृक्षों की उपयोगिता भी ज़्यादा है, व्यापारिक महत्व भी ज़्यादा है, और इसी मतलब यहीं ज़्यादा उपयोग में आती है। हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन। और फिर हम शुष्क पर्णपाती वन देखते हैं। तो ये भी विस्तृत भाग में पाई जाती हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये जो 70 से 100 सेंटीमीटर शुष्क पर्णपाती वन है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं। फिर अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन प्राकनुमा भूदृश्य बनाते हैं, और यहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसे पतझड़ वन कहते हैं। और घास के मैदान में नग्न मतलब सिर्फ बिना पत्ती के पेड़ दिखाई देता है, यानी कि नग्न पेड़ खड़े हो जाते हैं। और इन पेड़ों में जो वृक्ष आएंगे वो है तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खजूर और अफजलवुड। तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अफजलवुड, ये सब आप नोट कर सकते हैं। तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और अफजल जो शुष्क पर्णपाती वन है। इसी से क्वेश्चन आती हैं, यहीं से क्वेश्चन आती हैं।
राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। राजस्थान में अत्यधिक पशुचारण के कारण और कम वर्षा के कारण वहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। फिर थर्ड देखते हैं, तो सदाबहार वन देखे, फिर पर्णपाती वन देखे। अब थर्ड देखते हैं कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। जो कांटेदार वन पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो इनमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का, फिर उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र आएंगे। और इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। और इनमें पाए जाने वाली जो मुख्य पेड़ है वो बबूल, बेर, खजूर, जो कांटे वाले पेड़ होंगे ना वो ज़्यादा होंगे, जैसे नीम, खेजड़ी, पलास इत्यादि। और इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गूंच घास होती है, मतलब जो पेड़ है और नीचे घास टाइप की, गुच्छा टाइप की कांटेदार वन में घास पाई जाती है। फिर 4 वन का प्रकार देख लिए, सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार। फिर ये देखे पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और उसी तरह वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। तो उत्तर भारत पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन में भी अंतर पाया जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने से हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा तक वनस्पति पाई जाती है। मतलब शुरू में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाई जाएगी वहीं ऊपर जाते हुए टुंड्रा वन तक ही उसमें पाई जाती हैं, यानी कि पूरी वनस्पतियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। हर टाइप की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। हिमालय की गिरिपाद यानी कि नीचे की तरफ पर्णपाती वन मिलते हैं और इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। वहीं उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल में चौड़ी पत्ते वाले ओक पेड़ पाए जाते हैं। ओक और चेस्टनट कहते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं। और इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक वन वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। जो चीड़ को, जिसने अंग्रेजों ने चीड़ को, ओक को हटाकर चीड़ लगाया था, चीड़ जो उन्होंने लगवाया तो ट्रेन के पटरी में काम आती थी। तो इसमें पश्चिमी भाग में बहुमूल वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ के वन व्यापारिक महत्व के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार का जो वृक्ष होता है वो भी मतलब बढ़िया होता है, व्यापारिक महत्व से बहुमूल्य होता है। देवदार की लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है और निर्माण कार्य, किसी चीज़ को निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार चिनार और वालन जैसी जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होता है। जो कश्मीर में हस्तशिल्प जो है उसमें चिनार और वालन की वृक्ष काम आती है। पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस जो है 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस इस इतनी ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इसकी अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन, उसके ऊपर जाएंगे तो एल्पाइन वन व चारागाह पाए जाते हैं। फिर 3000 से 4000 के मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष मिलते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर बकरवाल जो है ना, ये ऋतु के अनुसार अपना प्रवास करते हैं। गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया ये जनजातियाँ होती है जो अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहती है। तो ये ऋतु प्रवास करती है। तो ये चारागाहों पशुओं के कारण ही अपना जगह बदलती है। तो चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों, उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा जो होती है दक्षिणी ढालों पर होती है। तो दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस और लाइकन आदि पाई जाती है। ऊंचाई पर जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पति यानी कि
मांस और लाइकेन जैसे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। वहीं दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं में मिलती है। और ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय में पड़ती है, जो कर्क रेखा के नीचे तो ऑब्वियसली बात है उष्णकटिबंधीय में मिलेगी। जो इनकी ऊंचाई जो होती है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है। और इसीलिए यहाँ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे हिमालय में देखिए उष्ण सदाबहार वन से कैसे टुंड्रा वनस्पति तक जाती थी, तो वहीं ही जो है दक्षिण में 1500 मीटर की ऊंचाई पर्वत रहती है और ये उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले ऊपर में शीतोष्ण कटिबंधीय तक वनस्पति जाएगी, वहीं नीचे उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। केरल नीलगिरी है, तमिलनाडु और कर्नाटका में पाई जाती है। नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सुलास कहते हैं। जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उन्हें सोलास के नाम से जाना जाता है। और इस वृक्ष में जो है मैग्नोलिया, लैरेल, सिलिकोना और वैटल जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इन वृक्षों का आर्थिक महत्व ज़्यादा है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाया जाता है। ये तो 4 टाइप देख लिए। 5th है वेलांचली और अनूपवन। ये तट के समानांतर पाई जाती है। ये आर्द्र और अनूपवन आवास होते हैं। यहाँ पर जो अधिक जो कृषि होती है, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का तट पर ज़्यादातर पाई जाती है। तो यहाँ पर 70% यहाँ पर चावल की खेती होती है और लगभग 39 हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। जो वेटलैंड होता है ना, उसमें ये वृक्ष पाई जाती है। तो 39 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ की आर्द्र है। ओडिशा के चिल्का झील और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन आप लोग पढ़े होंगे, रामसर साइट वही है। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और चिल्का झील उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे देश की आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड, उसको 8 कैटेगरी में बांटा गया है। आर्द्र भूमि जो है मतलब दलदल टाइप का भूमि, उसको 8 टाइप में बांटा गया है। जैसे दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में लैगून और अनआर्द्र भूमि। फिर उसी तरह राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। एक तो कहाँ का दिखे थे, दक्कन पठार की जलाशय और दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश और लैगून और आर्द्र भूमि। फिर राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण जो है वो दलदली भूमि है उसको। फिर गुजरात, राजस्थान के पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें और जलाशय है। 4 नंबर भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो डेल्टा है आर्द्र भूमि व लैगून झील, चिल्का झील आदि को सम्मिलित किया गया है। 5 नंबर जो है गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र है। फिर 6 नंबर जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्व भारत में हिमालय के गिरिपाद में कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। 7 नंबर है कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झील और नदियाँ। 8 नंबर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप टापू के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। तो आर्द्र भूमि को यहाँ 8 भागों में बांटा हुआ है। तो फिर मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ते हैं। मैंग्रोव जो वन होता है लवण, कच्छ, ज्वारीय, सांकरी, खाड़ी और पंख मैदानों में ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। एक कच्छ की खाड़ी में मिलेगा जलीय मतलब जो नमकीन पानी होता है, ज्वार नदमुख जहाँ बनी रहेगी वहाँ ये उगते हैं तट के समानांतर। और ये लवण से न प्रभावित होने वाले पौधे हैं, मतलब इसमें नमकीन भी रहेगा जल तो ये अपना ये उग जाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है मैंग्रोव वन को नमकीन है या कुछ भी है, तो ये लवण से नहीं प्रभावित होने वाले हैं पौधे। बंधे जल और ज्वारीय प्रभाव की संकरी खाड़ियों में आड़े तिरछे और ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों के आश्रय। ये वन जो है मैंग्रोव वन विभिन्न पक्षियों के आश्रय प्रदान करती है, ज्वार भाटा से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और भारत में जो मैंग्रोव वन है वो 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में कितनी है तो 6740 वर्ग किलोमीटर।
जो विश्व के मैंग्रोव वन का 7% है। जो विश्व में जितनी मैंग्रोव वन पाई जाती है उसका 7% जो है इंडिया में पाई जाती है। तो कितने क्षेत्रफल पर है? तो 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। विश्व का 7% इंडिया में पाया जाता है। जिसमें कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, और इसके अलावा ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। इसके अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण किया जा रहा है। आंकड़े के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक संरक्षण किया जा रहा है। फिर भारत में वन आवरण देखते हैं। वन कितने क्षेत्रफल वन है हमारे इंडिया में? तो राजस्व विभाग जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो आंकड़ा तैयार करते हैं। तो भारत में 23.28% भाग पर वन है। उल्लेखनीय है कि वन आंकड़े के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग है। जो आंकड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व विभाग निकालते हैं वो क्षेत्र, और जो वास्तविक में वन है वो दोनों अलग अलग हैं। आपको हम समझाते हैं किस तरह। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित होते हैं। जो राजस्व विभाग जो डाटा निकालता है वो अधिसूचित करते हैं इतना क्षेत्र वन क्षेत्र है। और फिर वो उसमें वन वृक्ष हो या ना हो, जबकि मतलब उसमें वो वृक्ष है या नहीं है, इससे वो नहीं होता है। राजस्व विभाग ऐसे डाटा निकालते हैं कितने क्षेत्रों पर वन हैं। और जो होता जो आवरण होता है प्राकृतिक वन, उसका झुरमुट है, उसमें वन एक्चुअली वन पाया जाता है, वो आवरण होता है जिसमें वनों से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है। वन क्षेत्र है जो राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है। ऐसे कि आपके एरिया में, राज्य में कितना क्षेत्र है जो वन क्षेत्र है। इसमें वन हो या ना हो, वृक्ष हो या नहीं, इससे मतलब नहीं रहता है। वहीं जो है वन आवरण, उसमें एक्चुअल में वृक्ष रहती है। वन आवरण की पहचान वायु चित्र और उपग्रह से किया जाता है। जो वन चित्र है, वन आवरण है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो सैटेलाइट के माध्यम से करेंगे, ऊपर से निगरानी उपग्रह के माध्यम से करेंगे कि हमारे इंडिया में कितना क्षेत्र पर वन है, एक्चुअल में जो वन है। फिर इस तरह प्राप्त करते हैं, उपग्रह से प्राप्त कीजिए, चित्र से प्राप्त करेंगे। फिर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.67% था। मतलब जो 2019 में जो सैटेलाइट से इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो वन आवरण है 21.67% है। उनमें से 12.41% जो है सघन वन, मतलब जो बहुत सी सघन है एक दूसरे से, और 9.26% जो वन है विवृत वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। वन क्षेत्र और वन आवरण मतलब भिन्नता हर राज्य में अलग अलग है, इसमें भी समानता नहीं है, हर चीज़ में विविधता है हमारे यहाँ। वहीं लक्षद्वीप में है वन क्षेत्र शून्य है, मतलब वहाँ का वन क्षेत्र शून्य है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 86.93 क्षेत्र जो है प्रतिशत क्षेत्र वन के अधीन है। फिर उसमें 10% से कम वन वाले क्षेत्र राज्य मुख्य तौर पे देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो जहाँ 10% से कम वन क्षेत्र है वो कौन सा भाग है? तो वो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत आ जाएगा। जैसे जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब, गुजरात आ जाएगा, पश्चिमी यूपी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इसमें शामिल है, जहाँ वन क्षेत्र जो है 10% से कम है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तो अर्ध शुष्क इलाके हैं। जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा है अर्ध शुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा अधिकतर वनों को कृषि के लिए, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा में वन क्षेत्र क्यों नहीं है? तो वहाँ पर वनों को कृषि के लिए साफ किया गया है। हरित क्रांति के लिए तो वहाँ पर ही उपयोग हुआ है, तो वनों को वहाँ पर साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जहां 10 से 20% वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जबकि वहीं प्रायद्वीपीय भाग में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। जैसे दादर, नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़ दे तो जो शेष जो राज्य बचेगा उसमें 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। वहीं उत्तरी पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा भी अधिक होती है, तो 30% से अधिक वन वहाँ पाई जाती है।
पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयोगित होती है। जो पर्वत वहाँ पर तो उत्तर पूर्व में पर्वतें हैं ज़्यादा और वहाँ अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है, तो ये वनों के विकास के लिए उपयोग होती है। इसलिए यह 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र की वास्तविक वन आवरण में भिन्नताएं पाई जाती है। वो वन क्षेत्र और वास्तविक वन में हम लोग भिन्नताएं देखें ना, वन क्षेत्र हो जाता है, वन क्षेत्र वे होते हैं जो राजस्व विभाग निकालते हैं, और उसमें ये नहीं होता है वन क्षेत्र है तो उसमें वन हो या ना हो, उसमें ये नहीं होता है, मतलब उसमें वृक्ष है या नहीं, इससे मतलब नहीं होता है। जबकि जो वन आवरण होता है उसमें एक्चुअल जो है वृक्ष होता है, और उसको सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से चित्र निकालते हैं हम। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी वन क्षेत्र का तो विभिन्नता देख लिए, विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। फिर जो वास्तविक वन है उसमें भी अंतर पाई जाती है। जो जम्मू कश्मीर में 9.5% है, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 84.01% है। भारत में वनों का वितरण तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। जो 15 राज्य है उस कुल भूमि के 33% अधिक भाग पर वन है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक आवरण वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। वास्तविक जो वन है जो 15 राज्यों में 33% है, तो उसके अनुसार हम राज्यों को विभाजित करते हैं 4 भागों में। जैसे अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश है, मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश और अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के फिर वन संरक्षण देखते हैं। फिर वन और जीवन के बारे में, वन ही तो हमारी जीवन का आधारभूत संरचना है। वन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जनजातीय लोगों का पूरा उसी रोजी रोटी उसी पर टिका हुआ है। उनकी अस्तित्व, भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें हम लोग उसी से प्राप्त होती है। शिकार के लिए वन जानवर, शिकार जो करते हैं उनके लिए जानवर प्राप्त करते हैं। घर बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। जनजातीय समूह के लिए वन की महत्व सबसे अधिक है, सबके लिए है। ऐसा माना जाता है कि भारत के 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिले हैं, और इन जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.63% हिस्सा है। परंतु देश का 59.661% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। जहाँ जनजातीय क्षेत्र अधिक है वहीं ज़्यादा वन आवरण पाया जाता है, क्योंकि वो वनों से उनकी लगाव अधिक रहती है। वो लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी आश्रय यहीं होती है। अपना हर एक उत्सव को वनों के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर वो लोग मनाते हैं। वनों और जनजाति समुदाय में घनिष्ठ संबंध होता है। इनमें से एक दूसरे के विकास के बिना असंभव है। वनों के विषय में इसके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान और वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वन उत्पाद संग्रह करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाना चाहिए। मतलब वो संरक्षण करते तो उनको और प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वनों का संरक्षण हो जाए। और जो आम मनुष्य होते हैं तो अपनी भौतिक सुखों में लगे रहते हैं और प्राकृतिक सुख का महत्व नहीं रखते हैं। फिर वन संरक्षण देखते हैं। वनों को किस तरह हम लोग सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। वन जो है हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों से हमको लाभ प्रदान करती है। वो आर्थिक लाभ प्रदान करती है, सामाजिक लाभ प्रदान करती है। फिर इसीलिए वनों का संरक्षण मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने पूरे देश में वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई, जिसे 1988 में संशोधित किया। भारत सरकार जो वन संरक्षण नीति को 1952 में लागू की गई, लेकिन उसे हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था में थोड़ी सी लेट चलती है, तो 1988 में संशोधित की गई। और इसी वन नीति के अनुसार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास पर बल दिया जाएगा, दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं का पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है कि इस वन नीति का कौन सा 1952 में जो वन नीति निकाली गई थी उसमें सरकार की जो है मुख्य जो एजेंडा है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर में देश में 33% भाग पर वन लगाना है, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर 6% अधिक है। फिर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना है। फिर देश में प्राकृतिक धरोहर जैसे जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल्य के संरक्षण। 4 नंबर मृदा अपरदन और मरुस्थल को रोकना है।
बाढ़ और सूखा नियंत्रण करना है। और 5 नंबर निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी और वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना है। फिर 6 नंबर वनों का उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना है। लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना है। जो गांव में लोग अधिक वनों का प्रयोग करते हैं उनको दूसरे अन्य वस्तुओं में को देना होगा। पेड़ लगवाने के लिए बढ़ावा देना है और पेड़ के काटने से रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिससे वनों का दबाव कम हो सकता है। इस तरह वन संरक्षण नीति में एक कदम उठाए गए हैं। फिर सामाजिक वानिकी क्या होता है, सामाजिक वानिकी के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी वो का अर्थ होता है पर्यावरणीय और सामाजिक ग्रामीण स्तर में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि का वनारोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है शहरी वानिकी, दूसरा होता है ग्रामीण वानिकी और तीसरा होता है फॉर्म वानिकी। जो शहरी वानिकी होता है उस रोड, पार्क के हरित पट्टी, पार्क, शहरों के साथ में औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाया जाता है। शहरों में वृक्ष देखने को नहीं मिलती है तो पार्क हो गया, व्यापारिक स्थल हुआ, हरित पट्टी हुआ, सड़क के मतलब बगल से पेड़ लगाना होता है और शहरी वानिकी होता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है जैसे कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें के एक साथ लगाना। इसके अभिप्राय वानिकी तथा मतलब खेती के साथ वनों को साथ साथ करना, जिसमें खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। मतलब चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए, ग्रामीण वानिकी हो गया। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि और गांव चारागाह जैसे मंदिर, समुदाय की जो भूमि है उस पे गांव चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल होता है। जो सार्वजनिक भूमि जो होती है सबके लिए उपयोग होती है, वहाँ पर वन लगाना। इसका उद्देश्य होता है पूरे समाज को लाभ पहुँचाना। इस योजना का एक उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना है तथा उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को प्राप्त होते थे। जो पहले जो भूमि का जो मालिक होता है उनको प्राप्त होता है, तो सामुदायिक भूमि में वृक्ष लगाएंगे तो पूरे समुदाय को प्राप्त होगा। फिर फॉर्म वानिकी आता है। फॉर्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों को व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। फॉर्म वानिकी हो गया जो एक खेत हुआ उसको सिर्फ पेड़ लगा, व्यापारिक महत्व के लिए उसमें पेड़ लगाएंगे। एक टाइप का पेड़ हो सकता है, 2 टाइप का फल हो सकता है, और ये छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। और वन विभाग इनको मदद करते हैं। वन विभाग जो होते हैं वो छोटे और मध्यम किसानों को, जो उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनको निःशुल्क फ्री में पौधे उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेरे, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बारे में भी पेड़ लगाए जाते हैं। मतलब कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे तो खेतों के जो मेड़ होते हैं, खेतों का जो घेरा रहता है, मेड़ पर चारागाह जो होता है उसमें घास स्थल, घर के पास जो खाली ज़मीन होता है उसमें आप लगा सकते हैं वन विभाग से निःशुल्क पेड़ पौधा लेकर। फिर वन प्राणी देखते हैं। अपने चिड़ियाघर में पिंजरों, जंतु और पक्षी दोनों को देखे होंगे। भारत में वन प्राणी का भी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के ज्ञात पौधे और प्राणियों की किस्मों में 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। भारत में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता के कारण यहाँ पर पाए जाने विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें हम युगों से संरक्षित रखा है। मतलब वनस्पति, जीव जंतु सब कोई को संरक्षित रखा है, इसीलिए हमारी विविधता यहाँ की ज़्यादा है। और अभी मानवीय हस्तक्षेप, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर है। वन प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या है? तो ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रौद्योगिकी तकनीक विकसित कर रहे हैं, तो इसके कारण वनों का दोहन हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। जैसे दूसरा, फिर खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशय आदि का के लिए ज़मीन को, वनों को साफ किया जा रहा है। खेती के लिए, मानवीय कुछ कार्यकलापों के लिए, सड़कों के लिए, खदान, जलाशयों के लिए, पेट्रोल पंप के लिए इत्यादि के लिए वनों का दोहन हो रहा है।
फिर स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों को पेड़ काटते हैं, मतलब अपने चारे के लिए, ईंधन के लिए, जो अपने घर में खाना बनाते हैं ईंधन के लिए, फिर इमारती लकड़ी घर में जो होता है फर्नीचर के लिए, फिर घर बनाने के लिए जो मजबूत लकड़ी को काटते हैं। फिर इसी कारण वनों पर दबाव बढ़ता है। फिर पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया। रजवाड़े तथा संप्रभात वर्ग ने शिकार को कीड़ा बनाया। जो मेन पहले राजा महाराजा थे, उन लोगों का एक जो होता है शौक होता था शिकार करना, तो उन्होंने शिकार को कीड़ा बनाया और एक बार में सैकड़ों वन जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जाता है। जंगल में आग लगने से भी वन एवं वन प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हो गई। 7 कारण है। एक तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रही है। फिर राजा महाराज जो है अपने शान शौकत के कारण वन जीव प्राणियों का भी नष्ट कर रहे हैं। एक विकास इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण शहरीकरण ज़्यादा हो रही, उससे हो रहा है। फिर जंगलों में आग लग जाती है, उसके कारण प्रजातियाँ नष्ट हो रही है। फिर नए चारागाहों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यह महसूस किया जाता है कि राष्ट्रीय और विश्व प्राकृतिक धरोहर को, ये तो एक देश की ये धरोहर नहीं है, से हम कर ले दूसरे देश नहीं करे तो हो जाएगा। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक धरोहर को बचाना चाहिए। तो पारिस्थितिक पर्यटन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने कदम भी उठाया है। तो भारत में वन प्राणी संरक्षण देखते हैं। भारत में वन प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक की कहानियाँ हमारे वन प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हमारे यहाँ जो आइए वन प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ। एक अधिनियम पास हुआ, वन प्राणी अधिनियम 1972, जो वन प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करती है। 1972 में कानून लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियां को सुरक्षा प्रदान करती है। जो संकटापन्न प्रजातियां उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो नेशनल पार्क जो होते हैं, पशु विहार, जो बर्ड सेंचुरी होता है, उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिनियम को 1951 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया। 1972 वन संरक्षण अधिनियम 1972 को 1991 में संशोधित किया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसके तहत संशोधन के साथ सजा का प्रावधान किया गया, जिसमें कुछ प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रभाव है। अभी देश में जो इस नेशनल पार्क का डाटा वो दिया हुआ, इसमें हो सकता है गलत है, आप गूगल कर लीजिएगा। तो इसमें दिए हुए 101 नेशनल पार्क और 553 वन प्राणी अभिवन, गलत भी हो सकता है, आप गूगल कर लीजिएगा। वन प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसे मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इन लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति, मतलब हम ऐसा क्यों प्राप्त करते हैं, तो हर व्यक्ति पर्यावरण को महत्व को समझे। हर प्राणी व्यक्ति को इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपनी पूरी संभावनाएं निहित इसमें होनी चाहिए। जब हर व्यक्ति इसको महत्व का समझे और तो ये इसमें योगदान देगा अपना। यूनेस्को जो है तो मानव और जीव मंडल योजना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात एवं प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यूनेस्को जो है उन्होंने भी संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसे विशेष योजना इन जातियों के संरक्षण के लिए, आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य जो है भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है, जिसे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखा जा सके और इसकी प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फ़ायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ नीचियों आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। पहले जो है 9 बाघ नीचियों टाइगर रिजर्व को आरक्षित किया गया था, जो 16,339 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। अब ये योजना 50 करोड़ बाघ नीचियों में चल रही है। इसका क्षेत्रफल जो है 71,027.10 वर्ग किलोमीटर है, जो 18 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1,411 से बढ़कर 2020 में 2,967 हो गई, जो विश्व के कुल बाघ की जनसंख्या का 70% है। फिर जीव मंडल नीचे देखते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की इनकी भोजन कड़ी में बनाए रखा जाए। इनके अलावा भारत सरकार की द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना और हंगुल परियोजना का मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी इसमें चलाई जा रही है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के तहत इनको चलाया जा रहा है। जीवमंडल नीचे में 3 मुख्य उद्देश्य है। जीवमंडल का मतलब 18 भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इसमें 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क सूची में इनको मान्यता प्राप्त है। तो जीवमंडल नीचे का उद्देश्य क्या है? तो इनको जीव विविधता बनाना, पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना और पर्यावरण और विकास का मेलजोल एक साथ बैठाना है। पर्यावरण अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इनकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। इस निश्चय में वायनाड वन जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, निमुलूर, सारावन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। और इस जीवमंडल नीलगिरी जीवमंडल का जो क्षेत्र है 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी है। सुंदरवन सिमलीपाल ओडिशा में है। अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, पंचमढ़ी एमपी में है, नोकरे के गारो में है, मानस असम में है, डिब्रू शेखावा असम में है, दिहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नीलगिरी तमिलनाडु, अगस्तमलाई मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है। नीलगिरी जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पतियों, सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार, सुलास, घास के मैदान, दलदल शामिल है। यहाँ पर विभिन्न झाड़ियाँ भी विभिन्न वनस्पतियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर संकटपंथ प्राणी प्रजातियों नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, गौर, सांभर और चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या और कुछ संकटपन और क्षेत्रीय विशेष पौधे भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात है। इस जीवमंडल की जो स्थलाकृति है उबड़-खाबड़ है और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई जो है 250 मीटर से 2650 मीटर है। जो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में जीवमंडल नीचे में पाया जाता है। फिर देखते हैं नंदा देवी जीवमंडल नीचे जो उत्तराखंड में है। नंदा देवी जीवमंडल नीचे उत्तराखंड में स्थित है जिसमें चमोली, इसमें कौन कौन सा जिला आता है? चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला इसमें आता है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला नंदा देवी नेशनल पार्क में आता है। यहाँ पर मुख्यतः जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाई जाती है। यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती है उसमें सिल्वर वुड, लैटीफोला और ऑर्चिड रेंड्रोडेंड्रोन शामिल है। यहाँ जीवमंडल में विभिन्न वन जीव पाए जाते हैं जैसे हिम तेंदुआ, स्नो लिपोर्ड, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। फिर जीवमंडल की ये सूची दिया हुआ है 18 जीवमंडल की सूची जिसमें 11 जो है शामिल है विश्व नेटवर्क की सूची में। तो सुंदरवन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र ऊपर से पड़ते हैं। नीलगिरी है, वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, निम्बलूर, साइलेंट वैली, सिरुवली पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में नीलगिरी फैली हुई है। नंदा देवी उत्तराखंड में है जो चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिले में है। नुकरेक जो है मेघालय में गारो पहाड़ी पर स्थित है। मानस जो है असम में है। कोकराझार, बुगाई गांव, बरपेटा, नालवड़ी, कामरूप दारांग जिले में स्थित है। फिर सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में एक डेल्टा में पाई जाती है। फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग में फैला हुआ है। फिर ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पाई जाती है। सिमलीपाल जो है ओडिशा में पाई जाती है, मयूरभंज जिले में ओडिशा में। डिब्रू साइकावा डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में असम में पाई जाती है। दिहांग देबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में देबांग जिले में पाई जाती है। पंचबर्डी जो है एमपी में पाई जाती है। कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है। अगस्तमलाई केरला में पाई जाती है। अचानकम और अमरकंटक जो है एमपी में पाई जाती है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ एमपी के बीच में। कच्छ जो है, कच्छ का भाग गुजरात में पाई जाती है, जिसपे राजकोट, सुंदरनगर और पाटन जिले, पीन वैली नेशनल पार्क और प्रतिवेश चंद्रताल और सारचू इसमें पाए जाते हैं। फिर शेष अचलन है, पूर्वी घाट में शेष अचलम की पहाड़ियाँ में पाई जाती है। पन्ना जो है एमपी में पाई जाती हैं। यहाँ जो जीव मंडल नीचे है, यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों का मुख्य खतरा संकटपन, पौधा प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावा नल, जो जंगल के आग होते हैं उसे दावा नल कहते हैं, और पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। सुंदर वन जीव मंडल नीचे के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदर नदी गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल है जो 9,630 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मैंग्रोव वन, अनुपूर्ण वन, आच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदर वन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ जो होती है मछली के श्रिम्प तक को आश्रय, मछलियों का आश्रय प्रदान करती है। मैंग्रोव वन में 170 से ज़्यादा पक्षियाँ पाई जाती है। पक्षियों के लिए मछलियों के लिए आवास होता है। स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं, और चीतल, भौंकने वाले मृग, बार्किंग डियर, जंगली सुअर, यहाँ तक कि लंगूर जैसे दुर्बल शिकार पाई जाती हैं। सुंदर वन में मैंग्रोव वनों को हेरेसियरा फोमिज और बेशकीमती इमारती लकड़ी पाई जाती हैं। हेरेसियरा फोमिज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है, हेरेसियरा फोमिज। फिर देखते हैं मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1 लाख से 5 लाख हजार हेक्टेयर तक फैला हुआ है, जो भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्रीय जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्र में आते हैं। इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप है, और इनमें ज्वार, नदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण, जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अलूपा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर 3600 पौधे और जीवों की संकटपन प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें समुद्री गाय, डुगोन। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6। ये कौन सा चैप्टर था? 5 तक, 6 पढ़ेंगे कल। थैंक यू।